Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation, blood clotting. ये ब्लड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 9 है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने सभी पार्ट्स देख लिए हों, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी का, उससे आप देख लेना, ठीक है। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। लेट्स प्रोसीड। तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक बातें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया, ठीक है। अभी लास्ट के 2 लेक्चर से हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम लोगों ने जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी देखे और उनके बारे में डिटेल में भी पढ़ा, उनका क्या क्या रोल है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम आते हैं एक नए उसमें, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ कोagulation ऑफ ब्लड, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सट्रिंसिक, व्हाट इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की 2 मैकेनिज्म होती है, एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म होती है और एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ये दोनों होती क्या है, तो ज़रा समझ लेते हैं इन दोनों के बारे में। जो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, ये क्या है कि सिंपल सा आपको कहीं पर कट लगा, ठीक है, जो भी बाहर से जो चोट लगती है हमें, ठीक है, जो भी बाहरी चोट होती है, जैसे हमें कट लग गया, हमें चोट लग गई, हमें ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल, जो भी हमारे क्या होता है, एक्सटर्नल इंजरी होती है, उसमें हमारा कौन सा पाथवे चलता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, ठीक है, जो भी हमारी एक्सटर्नल इंजरी होती है, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कौन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन भी रिलीज़ करती हैं, प्लेटलेट्स भी रिलीज़ करती हैं और डैमेज टिश्यू भी रिलीज़ करती हैं। तो जब भी हमें एक्सटर्नल इंजरी होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं, ठीक है। और वो डैमेज टिश्यू क्या रिलीज़ करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ठीक है। और यही यहाँ पर यही जो है डिफरेंस आ जाता है कि जो डैमेज टिश्यू है वो क्या रिलीज़ करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करती हैं ड्यूरिंग दी एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, ठीक है। और जबकि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में आपको जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और जनरली प्लेटलेट्स दोनों में ही वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा मेन डिफरेंस है, बाकी पूरी मैकेनिज्म आपको सेम लगेगी, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। बस एक्सट्रिंसिक में जो डैमेज टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक की भी बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कब चलती है, जब हमें इंटरनल इंजरी होती है, ठीक है, इंटरनल इंजरी, जैसे बाहर कोई ब्लड नहीं निकल रहा आपको, लेकिन क्या हो गया है, इंटरनल इंजरी हो गया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा इंटरनल इंजरी के बारे में, अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म काम करता है। और यहाँ पर क्योंकि जो डैमेज टिश्यू है वो कभी भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या रिलीज़ करती हैं, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करती हैं, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है। और फिर ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसे कौन भी रिलीज़ करता है, प्लेटलेट्स भी, तो प्लेटलेट्स दोनों में रिलीज़ कर सकती है। बाकी मैकेनिज्म सारा जो है वो सेम रहेगा। तो चलो मैकेनिज्म पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। डेवी एंड रेटनॉफ इन 1965 हैव प्रपोज्ड दैट व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड एज अ waterfall sequence hypothesis to explain the succession of events taking place during the coagulation of blood, ठीक है। तो 1965 में 2 साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो बताया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। जैसे वाटरफॉल सीक्वेंस हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने दिया, जैसे पानी गिरता है ना ऊपर से,
ठीक है। तो पानी गिरता है गिरता है गिरता है, ऐसा तो नहीं कि पहले सीधा नीचे आ जाता है, यहीं यहाँ से ऐसे वाटरफॉल से धीरे धीरे और फिर लास्ट में एंड पे आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो पाथवे हैं दोनों के दोनों, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, दोनों के दोनों एक सीक्वेंस वाइज में, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है पहले ये फैक्टर बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा एक्टिवेट होगा, फिर वो चौथे को एक्टिवेट करेगा, इस तरीके से जो है एक दूसरे को एक्टिवेट कर करके एट द एंड वो क्या कर देते हैं, क्लॉटिंग जो है वो, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो जाती है। Each protein coagulate factor exists in the plasma in an inactive proenzyme form, ठीक है। जो भी प्रोटीन जो कोगुलेट करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो भी एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा में, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जनरली हमारा ब्लड क्लॉट थोड़ी होता है, जब हमारा ब्लड हमारी वेन्स में फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड क्लॉट थोड़ी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन तो है बट वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोएंजाइम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और जब ये एक्टिवेट होते हैं, या जब भी इंजरी होती है या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो फिर इनको एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी होता है। सो वो एक्टिवेट होते हैं सीक्वेंशियल में, ठीक है, सीक्वेंस की तरह एक्टिवेट होते हैं अंटिल फाइनली थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड, जब तक कि थ्रोम्बिन फॉर्म ना हो जाए, और फिर थ्रोम्बिन फाइनली जो है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फाइनली फिब्रिन पॉलीमर जो है फाइनली हमारा ब्लड क्लॉट कर देता है, ठीक है। तो जनरली क्लॉटिंग फैक्टर जनरली एग्जिस्ट करते हैं हमारी ब्लड में, लेकिन वो कैसे में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब इनकी ज़रूरत होती है तो इन्हें एक्टिवेट होना पड़ता है एक सीक्वेंशियल वाइज में, और ये बहुत लंबा सीक्वेंस होता है क्योंकि टोटल 13 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। और फिर फाइनली जो है हमारा फिब्रिन यानी क्लॉट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। जैसे हमें कभी इंटरनल इंजरी हो गई तो उस टाइम पे इंट्रिंसिक पाथवे चल पड़ता है। तो ये स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे कैसे कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सारे फैक्टर्स के नेम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से इनको दोहराएंगे, फैक्टर 12, फैक्टर 11, ठीक है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, तो आपको सबके नाम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक पाथवे। आपको पता चल गया जब क्या होती है, इंटरनल इंजरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर कभी भी टिश्यू जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन करेगा, या तो प्लेटलेट्स करेंगी, और प्लाज्मा प्रोटीन, मेजरली जो है प्लाज्मा प्रोटीन ही यहाँ पे क्या करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। तो इंटरनल इंजरी जब होती है तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे चल पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप फर्स्ट की, जो कि सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पर वो है फैक्टर 12 का एक्टिवेशन, ठीक है। सबसे पहले जब इंट्रिंसिक पाथवे चलता है तो उसमें सबसे पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। ये कैसे होता है, द कॉन्टैक्ट ऑफ फैक्टर 12। कल हम लोगों ने फैक्टर 12 के बारे में पढ़ाया था कि ये कॉन्टैक्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है, और जब भी ये कोलाजन के फॉर्म में, कोलाजन में जब ये एक्सपोज होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सो द कॉन्टैक्ट ऑफ द फैक्टर 12 विद एक्सपोज्ड कोलाजन ऑफ ब्लड वेसल्स और विद नेगेटिवली चार्ज सरफेस एक्टिवेट इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे कौन एक्टिवेट करता है बोला, यानी कि हमारा जो फैक्टर 12 है ये कैसे एक्टिवेट होता है, जब ये कोलाजन जो एक्सपोज कोलाजन है ये तो उनके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आ जाए, तो जो है ये एक्टिवेट कर देगा किसको, इंट्रिंसिक पाथवे को। द फैक्टर विच फैसिलिटेट द एक्टिवेट फैक्टर 12 आर अ कोफैक्टर, हाई मॉलिक्यूलर वेट, काइनेनोजन एंड कैलिकैरिन, ठीक है। और इसके साथ में कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट, काइनेनोजन और कैलिकैरिन जो है इसके साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्टिवेशन होता है किसका, फैक्टर 12 का ड्यूरिंग इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इसे हम कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलते थे, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। जब भी हमारे कोलाजन या नेगेटिवली चार्ज सरफेस के साथ में ये कॉन्टैक्ट में आता है तो तुरंत ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और इसके साथ में कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाता है, जिनके नाम है काइनेनोजन एंड कैलिकैरिन। अब ये किसको एक्टिवेट करता है, फैक्टर 12। चलो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में नेक्स्ट है कि ये किसे एक्टिवेट करता है, फैक्टर 11 एक्टिवेशन, देन होता है फैक्टर 11 का एक्टिवेशन। जो फैक्टर 12 है, फैक्टर 12A, ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया है जैसे ये फैक्टर 12 है, ठीक है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट में आया किसी के भी, यानी कोलाजन के कांटेक्ट में आया, तो ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए करके, 12A करके, यानी एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट है जो
फैक्टर 12 है, ए है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 को टू एन एक्टिवेटेड फॉर्म एज 11A। तो ये क्या करेगा, जो 11 है, फैक्टर 11 है, इसको कन्वर्ट कर देगा 11A में, ठीक है, 11A में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये भी क्या हो गया, 11A एक्टिवेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन की प्रेजेंस में ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हुआ, देन फैक्टर 11 का, फिर फैक्टर 11 जो है फैक्टर 9 का एक्टिवेशन करेगा, यानी फैक्टर 11 जैसे ही एक्टिवेट होता है ये तुरंत एक्टिवेट कर देता है किसको, फैक्टर 9 को, ठीक है। तो फैक्टर 9 है, फैक्टर 9 को ये देन एक्टिवेट कर देगा, ओके। नेक्स्ट आता है फैक्टर 10 एक्टिवेशन। फैक्टर 9 जैसे ही एक्टिवेट होता है ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, दिस इज लाइक अ सीक्वेंस, ओके। सो फैक्टर 10 को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर एक्टिवेट फैक्टर 8 दैट इज कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, कुछ को फैक्टर्स की मदद से ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। फैक्टर 9 जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8, एक तो एक्टिवेटेड फैक्टर 8 की मदद से, साथ ही साथ कैल्शियम और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की मदद से। द फैक्टर 8 फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद VWF, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, VWF के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ फैक्टर 8 from VWF activates factor 8, this is promoted by फैक्टर 9 एक्टिवेशन एंड थ्रोम्बिन, ठीक है। तो फाइनली जो फैक्टर 8 है जो फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाता है VWF के साथ में, सो जो सेपरेशन फैक्टर है फैक्टर 8, ठीक है, फैक्टर 8 जो है सेपरेशन फैक्टर था फ्रॉम VWF एक्टिवेट फैक्टर 8 एक्टिवेट हो जाता है, और फिर हमारा जो फैक्टर 9 है को प्रमोट करता है, और ये फैक्टर 10 को प्रमोट करता है, यानी एक्टिवेट होने में मदद करता है, साथ ही साथ थ्रोम्बिन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। तो जरा हम पाथवे के थ्रू देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे, इसे हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। सो इस पे हमें फोकस करना है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इस पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे, हम पहले कॉन्टैक्ट पाथवे पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही डैमेज सरफेस आया, यानी कोलाजन का के साथ में सरफेस एक्सपोज हुआ, यानी हमें इंटरनल इंजरी हुई, तो हमारा तुरंत फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे ए आ गया यानी एक्टिवेट हो गया। फिर 12 के बाद जो एक्टिवेट हुआ वो फैक्टर 9 है, ठीक है। फैक्टर 9 जो है वो फैक्टर 9 एक्टिवेट कर देता है, फैक्टर 12 जो है फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है, फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो फैक्टर 9 है वो मदद करता है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में, ठीक है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट फॉर्म में बनाने में, साथ ही साथ फैक्टर 8 भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये फैक्टर 8 भी जो है इनमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो जैसे ही फैक्टर 9 जो 10 एक्टिवेट होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, और थ्रोम्बिन जो है देन फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में, और फाइनली आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और फिगर होगा, या ये भी एक पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे का, ठीक है। जैसे वेसल डैमेज हुए, कोलाजन एक्सपोज हुए, कॉन्टैक्ट से एक्टिवेट हुए आपके फैक्टर 12, फैक्टर 12 से फैक्टर 11, फैक्टर 11 से फैक्टर 9, फैक्टर 9 से फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8, यहाँ पे फैक्टर 8 की मदद से, ठीक है। और फिर फैक्टर 10 ने जो है वो एक्टिवेट किया किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर थ्रोम्बिन ने फाइनली जो है फिर से इन सारे फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर फिगर है। थ्रोम्बिन फिर एट द लास्ट फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये एक्टिव प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये मैं आपको अभी बताऊंगी क्या ये प्रोटीन सी है, ठीक है। ये एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर है जो इनहिबिट कर रहे हैं इस पाथवे को, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट्स के बारे में मैं अभी बताऊंगी, बस अभी फिलहाल आपको पाथवे में फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और फैक्टर है, जैसे फैक्टर 5A, ये भी इसके एक्टिवेशन में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो बाकी ये एक्सटर्नल है, दिस इज़ द कॉमन पाथवे, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ में कंक्लूड कर लेंगे। सो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, जब आपको एक्सटर्नल इंजरी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी, जब भी हमें एक्सटर्नल इंजरी देखने को मिलती है, यानी हमारा खून जो है बहने लगता है, बाहर सरफेस में बहने लगता है, तो उस टाइम पे हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे चल पड़ता है।
इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, जो टिश्यू फैक्टर है यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज़ होता है इंजर्ड टिश्यू से, यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या रिलीज़ होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, फैक्टर 7 का एक्टिवेशन हो जाता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट फैक्टर 7 टू फैक्टर 7 को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है फैक्टर 7 को, ठीक है, विच डायरेक्टली एक्टिवेट फैक्टर 9 और फैक्टर 10, जो कि डायरेक्टली जो है फैक्टर 7 जो है फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो जाता है जिससे कि फैक्टर 7 का एक्टिवेशन हो जाता है। फैक्टर 7 को ही एक्टिवेट करके फिर फैक्टर 7 फैक्टर 9 और 10 को एक्टिवेट कर देता है। देन लास्ट स्टेप जो फैक्टर 10 का एक्टिवेशन होता है, द फैक्टर 7 कन्वर्ट फैक्टर 9 फैक्टर 2 यानी फैक्टर 10 को एक्टिवेट फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो उन्हीं की प्रेजेंस में ये कॉमन पाथवे हो गया दोनों में, तो उन्हीं की प्रेजेंस में ये फैक्टर 10 को जो है वो क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है नॉर्मल कोगुलेशन टाइम, ठीक है, ये नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है जो कि मेज़र किया गया था ली एंड वाइट ने। तो 6 से 17 मिनट तक जो है वो इन ग्लास ट्यूब में जो है वो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम देखा गया है, और जबकि 19 से 60 मिनट तक सिलिकोनाइज्ड ट्यूब में क्लॉटिंग देखा गया है। तो मे बी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ओके, ठीक है, तो हमें इसी फिगर पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, चलो, तो ये है एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपका, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ट्रॉमा में डायरेक्टली आपका फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कौन फैक्टर 7 को एक्टिवेट कराता है, आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फैक्टर 7 डायरेक्टली जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, और फैक्टर 10 फाइनली जो है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो है थ्रोम्बिन जो है फाइनली फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली हमारा फिब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। बाकी ये जो इनिबिटर लगे हुए हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो भी ये TFPI इनिबिटर है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैकेनिज्म आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फैक्टर, जितने भी फैक्टर ये तो शॉर्ट में लिखे हैं, आपको नेम्स के साथ में ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरी इजी है, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। ये भी हो गया है, ठीक है, ये भी हो चुका है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीवर का रोल क्या है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ओके, चलो, तो लीवर का रोल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीवर हमारे अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, वैसे तो हमारे अंदर सभी ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्ट, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑर्गन के बिना हम रह सकते हैं, जैसे हार्ट अगर नहीं होगा तो हम नहीं रह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, किडनी भी इम्पॉर्टेंट है, सारे ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। बट जितना काम लीवर करता है हमारी बॉडी में, इतना काम शायद ही कोई ऑर्गन करता होगा। इसका इतना, अगर आप इस लीवर के फंक्शंस जानने में लग जाओगे तो आपको अब वास्ट रेंज में जो है फंक्शन, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शन में जो है हमारे लीवर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हमारे डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, क्लॉटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, सब में जो है लीवर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। कोई भी आप देख लो, कुछ भी आप देख लो, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है, उसमें अगर लीवर इन्वॉल्व ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। तो लीवर का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब अगर हम इनके फंक्शन जानने में लग जाएं, अगर आप कभी इंटरेस्टेड होंगे तो देखना कि लीवर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कितना हमारी बॉडी में जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो साथ ही लीवर का रोल अब क्लॉटिंग में ना हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में होता ही है लीवर का रोल, ठीक है। तो जानते हैं कौन कौन सा रोल जो है वो लीवर प्ले करता है। द लीवर कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू क्लॉटिंग। एज अ रिजल्ट, पर्सन विद लीवर डिजीज ऑफन हैव अ सीरियस ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा लीवर है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है किसमें, क्लॉटिंग में, ठीक है। देखो कई सारे फंक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तो ज़रूर होगा, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन को लीवर में कोई डिजीज़ हो गई है, या उसका लीवर काम करना बंद कर रहा है, या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, तो उसे सीरियस ब्लीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी अगर उसको थोड़ा सा भी कट लग गया तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीवर ही क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है, ठीक है।
सो फर्स्ट द लीवर इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैनी प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर ही सिंथेसाइज करता है। तो ये तो सबसे पहला रोल इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो इसका रोल है वो क्या है, जो लीवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट को। हम सभी को पता है बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस विटामिन के। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो द लीवर रिक्वायर दिस विटामिन टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन एंड सेवरल अदर क्लॉटिंग फैक्टर। और लीवर को ये विटामिन के क्यों ज़रूरी होता है, ताकि ये प्रोथ्रोम्बिन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। तो एक तो विटामिन के का ये अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है, ठीक है। सो जैसे ये लीवर है हमारा, दिस इज़ अवर लीवर, ये पूरा लीवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिंथेसाइज कर रहा है बाइल सॉल्ट को, बाइल सॉल्ट इन बाइल्स में, ठीक है। ये हमारे जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है विटामिन के को। विटामिन के जो है देन ब्लड में जाता है, ब्लड से वापस से लीवर में जाता है, लीवर में ये सिंथेसाइज करता है क्लॉटिंग फैक्टर को, और क्लॉटिंग फैक्टर फिर फाइनली ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। तो लीवर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो बाइल सॉल्ट रिलीज करना ताकि विटामिन के का एब्जॉर्प्शन हो सके, और साथ ही साथ विटामिन के की मदद से वो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये रहा हमारे लीवर का रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एंटी क्लॉटिंग सिस्टम। एंटी क्लॉटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि क्लॉटिंग के अपोजिट, ठीक है, यानी क्लॉटिंग के जो अपोजिट काम करे, ठीक है। तो अभी जितना हमारे लिए क्लॉटिंग इम्पॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एंटी क्लॉटिंग, यानी कि उस क्लॉट को डिज़ोल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्लॉट डिज़ोल्व नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एंटी क्लॉटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी बॉडी में जो है वो प्ले होता है। So there are at least 3 different mechanism that oppose the clot formation, ठीक है। 3 अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो कि अपोज करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, thereby helping to limit this process and prevent it from spreading excessively। ये जो प्रोसेस है ये मदद करता है कि एक तो इसे रोक सके क्लॉटिंग को, दूसरा इसका स्प्रेडिंग रोक सके, एक तो जो क्लॉट बना हुआ है उसको डिज़ोल्व कर सके, और दूसरा जो इसका स्प्रेड हो रहा है उसे रोक सके। दो इंपॉर्टेंट रोल है। डिफेक्ट इन एनी ऑफ द नेचुरल एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म आर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मली हाई रिस्क ऑफ क्लॉटिंग। अगर कोई भी एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म इनमें से जो 3 मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, 3 डिफरेंट मैकेनिज्म, अगर इसमें से कोई भी अगर नहीं होता है तो हाई रिस्क ऑफ क्लॉटिंग होता है, और उस कंडीशन को हम हाइपर कोगुलेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके इस कंडीशन को हम हाइपर कोगुलेटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि ये आपका क्या था, ब्लड वेसल था, फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक मैकेनिज्म था, यानी इंटरनल में आपको इंजरी हो गई, यानी यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंजरी हो गई, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंजरी हो गई थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये क्लॉट हो रहा है यहाँ पे तो ये फैलेगा भी, ठीक है, ये फैलना भी स्टार्ट करेगा। हो सकता, इसको थोड़ी पता कि इसको इतना पे ही क्लॉट होना है, ये तो यहाँ तक भी क्लॉट हो सकता है ना, पूरी ब्लड वेन को ब्लॉक कर सकता है, पूरे ब्लड वेसल में फैल सकता है क्लॉटिंग, है ना। तो इसीलिए कई सारे तो एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, इसका एरिया फिक्स कर देते हैं कि भाई तुम्हें इतना ही करना है, इस जहाँ तक चोट है इससे आगे तुम्हें नहीं आना है, तो कई तो इनके एरिया को फिक्स कर देते हैं। दूसरा, कई एंटीकोगुलेंट क्या कर देते हैं, जब एक बार क्लॉटिंग हो गई उसके बाद इसको क्या कर देंगे, क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस क्लॉटिंग को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो क्लॉटिंग जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो फैले ना, ठीक है, और दूसरा जो है आफ्टर क्लॉटिंग, जब क्लॉटिंग हो गया है, खून रुकना बंद हो गया है, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है, अब उस जो क्लॉटिंग हुई है वहाँ पे उसको डिसॉल्व करना, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है टिश्यू। सबसे पहले जो 3 मैकेनिज्म है हम पढ़ेंगे, जिस इसमें से सबसे पहली मैकेनिज्म है टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर, यानी TFPI। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TFPI, यानी टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर। The first anticoagulant mechanism act during the initiation phase of the clotting utilizes the plasma protein called tissue factor pathway inhibitor TFPI, which secreted mainly by endothelial cells, ठीक है।
तो जो सब जब ये जो सबसे पहले जो एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होता है वो क्लॉटिंग के इनिशिएशन फेज में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जिस टाइम पे क्लॉटिंग हमारा इनिशिएट होता है, यानी जिस टाइम पे स्टार्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग, उसी टाइम पे हमारा एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम पे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो है जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन यूटिलाइज करते हैं टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर, ये सिक्रीट कौन करता है? एंडोथीलियल सेल्स इनको सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही स्टार्ट होता है क्लॉटिंग का। दिस सब्सटेंस बाइंड टू टिश्यू फैक्टर 7A, यानी ये एक्टिवेटेड फैक्टर, जो फैक्टर 7A का मतलब हो गया एक्टिवेटेड, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड फैक्टर है 7 उस कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं एबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टू जनरेट 10, यानी जो फैक्टर 10 है इसको एक्टिवेट नहीं करने देता है ये, ठीक है। तो TFPI का मेन रोल क्या है? TFPI का जो रोल है, इसका मेन रोल क्या है कि ये एक तो रिलीज कौन करता है? एंडोथीलियल सेल्स इसको रिलीज करता है और ये ड्यूरिंग इनिशिएशन फेज ऑफ क्लॉटिंग में रिलीज हो जाता है। और ये क्या करता है, जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 को, सॉरी 7 को जो है वो, जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है इसको इनिबिट करके रखता है। इसको ऐसे इनिबिट करता है ताकि ये जो फैक्टर है ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट ना कर सके, ठीक है। इस फैक्टर 10 को ये एक्टिवेट ना कर सके, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो है वो TFPI जो है वो आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो रोल आपको पता चल गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को रोल TFPI यानी टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर का रोल पता चल गया होगा, ठीक है। ओके यहाँ पर ये पाथवे में, ये फिगर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स जैसे जो ये TFPI मैंने आपको बताया, TFPI में जैसे PGI2 हो गया, यानी प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 हो गया, या नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इनको रिलीज़ करती हैं, ठीक है। ये एंडोथीलियल सेल्स इनको रिलीज़ करते हैं जो कि इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ठीक है। ये भी एंडोथीलियल सेल्स ही रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स को स्प्रेड नहीं होने देता है। जैसे ये मैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ये PGI2 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये बस ये बोलेंगे जहाँ पर इंजरी है वहीं पर तक प्लेटलेट प्लग बने, इससे आगे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको इंश्योर करते हैं ये प्रोस्टासाइक्लिन हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एंडोथीलियल सेल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रिलीज़ करती है और दूसरा ये टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर को भी रिलीज़ करती है, जो कि किसको इनिबिट करके रखती है? फैक्टर 7 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैकेनिज्म है थ्रोम्बिन की। थ्रोम्बिन की क्या मैकेनिज्म है इसको भी हम समझ लेते हैं। द सेकेंड एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म ट्रिगर्ड बाय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैन बाइंड टू एंडोथीलियल सेल रिसेप्टर नोन एज थ्रोम्बोड्यूलिन, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स के पास में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोड्यूलिन बोलते हैं। दिस बाइंडिंग एलिमिनेट थ्रोम्बिन्स क्लॉट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट एंड कॉजेज द बाउंड थ्रोम्बिन टू बाइंड विद अ पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन C, ठीक है। अब जैसे ही जो थ्रोम्बिन है वो एंडोथीलियल सेल की रिसेप्टर यानी थ्रोम्बोड्यूलिन पे बाइंड करता है, सो इस बाइंडिंग से जो थ्रोम्बिन का जो क्लॉट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट है, यानी जो कि वो क्लॉटिंग में मदद कर रहा था, थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा था थ्रोम्बिन, राइट। तो अब जो ये क्लॉट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट है ये इसका क्या हो जाता था? अफेक्ट हो जाता है, ये मतलब क्लॉट अब प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एंड कॉजेज बाउंड थ्रोम्बिन टू बाइंड विद। और ये जो बाउंड थ्रोम्बिन है इसको जैसे ये थ्रोम्बोडुलिन के साथ में बाइंड करता है, ये प्रोटीन C के साथ में बाइंड कर जाता है। जैसे मैं अगर आपको ऐसे बताऊँ कि थ्रोम्बिन का काम क्या है, ये क्या करता है जनरली क्लॉट फॉर्मेशन में, ये क्या मदद करता है? फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है, किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइनली क्लॉट बनाता है। लेकिन अब जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जो है वो थोड़ी टाइम बाद जो है वो किसके साथ बाइंड करने लग जाता है? हमारे एंडोथीलियल सेल्स के साथ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एंडोथीलियल सेल है, ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल है, ठीक है, शॉर्ट में बना रही हूँ। अब ये क्या कर गया? इसके साथ में बाइंड कर गया, इसके पास रिसेप्टर है, ये थ्रोम्बिन जो है इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर गया। अब ये अपना क्लॉट फॉर्मेशन मैकेनिज्म नहीं कर पाएगा क्योंकि ये यहाँ बाइंड कर गया। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? थ्रोम्बोड्यूलिन, थ्रोम्बोड्यूलिन रिसेप्टर, ठीक है, जो कि एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पे बाइंड करके तो अब इसको क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, तो अब ये बाइंड करेगा एक प्रोटीन के साथ में जिसका नाम है प्रोटीन C। प्रोटीन C यहाँ पर आएगा
और देखेगा कि थ्रोम्बोडुलिन रिसेप्टर के पास में कोई थ्रोम्बिन है तो इसके साथ में फट से बाइंड कर देगा, जिससे कि अब थ्रोम्बिन की एक्टिविटी जो है वो इनिबिट हो जाएगी, क्लॉटिंग एक्टिविटी, यानी ये अब फर्दर जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो प्रोटीन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है थ्रोम्बिन बाइंड कर जाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है ये भी, और क्लॉटिंग एबिलिटी को लूज कर देता है। नेक्स्ट है आपका द बाइंडिंग टू थ्रोम्बिन एक्टिवेट प्रोटीन सी। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग करता है थ्रोम्बिन किसके साथ में, प्रोटीन सी के साथ में, ये एक्टिवेट हो जाता है, विच इन कंबाइन येट अनदर प्लाज्मा प्रोटीन एंड देन इनएक्टिवेट फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5। ठीक है, सो जैसे ही थ्रोम्बिन जो है अभी रिसेप्टर के साथ में बाइंड था, प्रोटीन सी जो प्लाज्मा प्रोटीन है इस पे बाइंड किया, प्रोटीन सी जो है एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है ये दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन को भी अपने पास बुला लेता है और उनको भी इनएक्टिव कर देता है, जैसे फैक्टर 8 और फैक्टर 5। ठीक है, तो अब प्रोटीन सी क्या करेगा, प्रोटीन सी जो है फैक्टर 8 को भी इनिबिट करेगा और इधर से फैक्टर 5 को भी इनिबिट करेगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर को ये क्या करने लग जाएगा, इनिबिट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये एक चेन की तरह जो है वो इनिबिट करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोम्बिन डायरेक्टली इनएक्टिवेट फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5। ठीक है, थ्रोम्बिन डायरेक्टली भी इनएक्टिवेट कर सकता है फैक्टर 8 और फैक्टर 5 को व्हेन द एंडोथीलियम सेल इज डैमेज, जब एंडोथीलियम सेल जो है वो एंडोथीलियम डैमेज हो। एंड नाउ वी सी दैट इट इज़ इनडायरेक्टली इनएक्टिवेट देम वाया प्रोटीन सी, और ये प्रोटीन सी के साथ में डायरेक्टली जो है वो इनएक्टिवेट भी कर लेता है। ठीक है, तो दोनों देख लिया हमने, थ्रोम्बिन एक तो यहाँ पर भी तो थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट कर रहा है, आपने देखा थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, पहले प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर रहा है, फिर प्रोटीन सी जो है फैक्टर 5A और फैक्टर 8A को इनएक्टिव कर रहा है। साथ ही साथ थ्रोम्बिन डायरेक्टली भी इनिबिट कर देता है किसको, फैक्टर 8A को एंड फैक्टर 5A को। ठीक है, दोनों को डायरेक्टली भी इनएक्टिवेट कर देता है और इनडायरेक्टली भी। ठीक है, सो टेबल में आपको यहाँ पर मैं टेबल में दिखाऊंगी आपको अभी, जहाँ पे कि स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी जो थ्रोम्बिन का है क्लॉटिंग पाथवे वो हम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, चलो टेबल में समराइज करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले इस फिगर को देख लो, जो एंडोथीलियल सेल्स हैं इसके पास में रिसेप्टर है थ्रोम्बोडुलिन। थ्रोम्बोडुलिन बाइंड करता है किसको, थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है। जैसे ही थ्रोम्बिन इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है तो प्रोटीन सी इसके साथ में आ जाता है बाइंड करने के लिए, और प्रोटीन सी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है ये डायरेक्टली इनिबिट कर देता है फैक्टर 8 को एंड फैक्टर 5 को। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम थ्रोम्बिन तो क्लॉटिंग में मदद करता है, ये तो एंटीकोगुलेंट में भी मदद कर रहा है। तो बिल्कुल जो ये टेबल है इसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो थ्रोम्बिन का काम है। प्रोकोगुलेंट का मतलब हो गया कि क्लॉटिंग में मदद करना, हेल्प इन क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग में कैसे मदद करता है, ये क्लीव करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, जैसे कि हमें इसका रोल पता है। ये एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 11, क्लॉटिंग फैक्टर 8, 5 एंड 13, इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर को ये एक्टिवेट करता है और स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन इसके हैं, एक तो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, एक्टिवेट करना क्लॉटिंग फैक्टर को, और प्लाज्मा प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट में क्या रोल है इसका, एंटीकोगुलेंट यानी इनहिबिट क्लॉट फॉर्मेशन। इनहिबिट कैसे करता है क्लॉट फॉर्मेशन को, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी को विच इनएक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 5। ठीक है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी को और इनएक्टिवेट करता है फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5 को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका रोल जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका दोनों स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों के दोनों रोल जो है वो इसका इसमें होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और फिगर शायद, हाँ चलो नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमने पाथवे यहाँ पर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो यहाँ पर देख रहे हो आप थ्रोम्बोडुलिन और जो प्रोटीन सी है। ठीक है, प्रोटीन सी जो है, एक्टिव प्रोटीन सी जो है वो डायरेक्टली फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट कर रहा था, राइट। तो ये यही है, ये TFPI है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला मैकेनिज्म है TFPI, फिर दूसरा हमने ये थ्रोम्बिन वाला पढ़ा जो कि प्रोटीन सी को नेगेटिव करता है, और तीसरा हम एंटी थ्रोम्बिन पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन भी देख लेते हैं। चलो
ठीक है, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे सब लोग लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लर्न जैसा क्या करना है, बस समझना है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म किसके अंदर फॉलो होती है। लास्ट थर्ड मैकेनिज्म है एंटीकोगुलेंट की, दैट इज एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इज द लास्ट मैकेनिज्म। A third naturally occurring anticoagulant mechanism is a plasma protein called antithrombin third, which inactivates thrombin several other clotting factor। ठीक है, ये एंटीथ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन के अगेंस्ट है ये। ठीक है, तो थ्रोम्बिन के अगेंस्ट यानी ये इनएक्टिव कर देता है किसको, थ्रोम्बिन को, और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी ये इनएक्टिव कर देता है। सो द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन इज ग्रेटली इनहेंस व्हेन इट बाइंड टू द हिपैरिन। जब ये हिपैरिन के साथ में बाइंड करता है तो इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, ये भी एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है हिपैरिन, जिससे कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। Antithrombin third prevent the spread of a lot of rapidly inactivating clotting factor that are carried away from the immediate site of the clot by the flowing blood। जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है वो प्रिवेंट करता है क्या, क्लॉट को फॉर्मेशन को, ताकि क्लॉट जो है इधर उधर ना फैले, जहाँ पर क्लॉट बनना है एक तो वहीं पर क्लॉट बने। ठीक है, साथ ही साथ उसका इनएक्टिवेशन भी करता है। ठीक है, और एंड कैरी अवे द इमीडिएट साइट ऑफ द क्लॉट बाय फ्लोइंग ब्लड। और जब ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो गया उसके बाद ब्लड फ्लो वहाँ से कराना स्टार्ट कर देता है, ताकि क्लॉट जो है वो घुल जाए। जैसे अगर ब्लड वेसल में अगर हमारा क्लॉट बन गया है इस तरीके से, ठीक है, तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होगी, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, राइट। तो एंटीथ्रोम्बिन क्या करता है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करके यहाँ से, ताकि ईजिली जो है वो ब्लड फ्लो हो सके। ठीक है, तो ये था रोल हमारा एंटीथ्रोम्बिन 3 का। तो ये किसको इनहिबिट करता है, हमारे थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है। एक तो ये याद रखना है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, और ये एक्टिवेट होता है हिपैरिन से, जो कि एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये स्प्रेडिंग रोकता है क्लॉटिंग की, और साथ में क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये था आपका एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, एंटीथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटीथ्रोम्बिन, यहाँ पर ये रहा, ये थर्ड वाला हमारा एंटीथ्रोम्बिन है। ठीक है, जो कि थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तीनों एंटीकोगुलेंट भी और बाकी पाथवे भी। ठीक है, बाकी गाइज अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा या प्रीवियस वीडियो अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आता है फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जो TFPI है, जो हमने सबसे पहली मैकेनिज्म पढ़ा, ठीक है, देन प्रोटीन C है, एंड देन एंटीथ्रोम्बिन 3 है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, लिमिट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को, यानी इनहिबिट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को। द सिस्टम टू बी डिस्क्राइब नाउ हाउएवर डिजॉल्व क्लॉट आफ्टर फॉर्म। ठीक है, जो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम है ये क्या करता है, जब एक बार हमारा क्लॉट बन गया, इस तरीके से ब्लड क्लॉट बन गया, तो उसको डिजॉल्व कैसे करना है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम का ये काम है कि इस क्लॉट को हमें डिजॉल्व करना है। अ फिब्रिन क्लॉट डजंट लास्ट फॉर एवर। जो फिब्रिन ने जो क्लॉट बनाया रहता है वो हमेशा के लिए नहीं बनता है। इट इज़ टेम्परेरी फिक्स अंटिल द परमानेंट रिपेयर ऑफ द वेसल्स अकर। जब तक हमने जो है वेसल्स का रिपेयर नहीं करा, यानी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो गया तब तक ही वो क्लॉट रहता है, फिब्रिन का क्लॉट। उसके बाद उस क्लॉट को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। सो फिब्रिनोलाइटिक को हम थ्रोम्बोलाइटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इज़ द प्रिंसिपल इफेक्टर फॉर क्लॉट रिमूवल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉट रिमूवल करने के लिए। द फिजियोलॉजी ऑफ दिस सिस्टम इज एनालॉगस टू दैट द क्लॉटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्लॉटिंग सिस्टम के क्या है, एनालॉगस है। इट इज़ मतलब अपोजिट है। ठीक है, जैसे क्लॉटिंग सिस्टम का काम क्या था, अभी तक हम सारा क्लॉट बना रहे थे कि भाई डैमेज हो गया है, कट लग गया है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अभी क्लॉट बनाना है। अब जितना क्लॉट बनाना इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है एंटीकोगुलेंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्लॉट का डिसॉल्व होना भी इंपॉर्टेंट है। It constitute a plasma that is proenzyme plasminogen which are activated to the enzyme plasmin by protein plasminogen activator। ठीक है, इसमें कुछ प्लाज्मा के प्रोएंजाइम इंक्लूड होते हैं, जैसे प्लाज्मिनोजन हो गया। ठीक है, विच जो है एक्टिवेट टू द एक्टिव एंजाइम प्लाज्मिन बाई प्रोटीन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के थ्रू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होता है और वो प्लाज्मिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मिन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सो वंस फॉर्म्ड प्लाज्मिन डाइजेस्ट फिब्रिन एंड देयर बाय डिसॉल्व द क्लॉट। ठीक है, तो एक बार जो है प्लाज्मिन फॉर्म हो जाए तो वो फाइनली क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है क्लॉट को। ठीक है,
जो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम है, सबसे पहले एक और बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, प्लाज्मा प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम का मतलब होते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिनोजेन। अब किसी भी एंजाइम के एट द एंड में जेन लग जाए तो वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब प्लाज्मिनोजेन को क्या किया जाता है, प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, प्लाज्मिन में, प्लाज्मिन, ठीक है। ये है हमारा एक्टिव फॉर्म, ये था हमारा इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये हमारा इनएक्टिव था, ये एक्टिव था, ठीक है। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन लाया, दैट इज प्रोटीन प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इसने इसको क्या कर दिया, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली प्लाज्मिन हमारा जो है फिब्रिन को खाना स्टार्ट कर देता है और डिसॉल्व कर देता है क्लॉट को, ठीक है। द fibrinolytic system is proving to be every bit of a complicated as the clotting system, which multiple types of plasminogen activator pathway for generating them as well as several inhibitor of their plasminogen activator, ठीक है। तो ये भी जैसे हमारा जैसे अभी तो मैंने बहुत सिंपल उसमें बता दिया है, लेकिन वैसे ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जैसे हमारा क्लॉटिंग है वैसे ही थोड़ा बहुत ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा हम इसका पाथवे भी पढ़ लेते हैं। ये बेसिक फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम का पाथवे है। ये हमारा प्लाज्मिनोजेन है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जाता है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के थ्रू। फिर फिब्रिन, जो प्लाज्मिन है वो फिब्रिन को सॉल्युबल फिब्रिन फ्रैगमेंट में जो है वो कर देता है, यानी क्लॉट हमारा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देन फाइनली हमारा आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में और है। इन डिस्क्राइबिंग हाउ दिस सिस्टम कैन बी सेट इनटू मोशन वी रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर नोन एज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपीए, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हैं, लेकिन इसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपीए, विच इज़ सिक्रेटेड बाय एंडोथीलियल सेल्स। ये भी एंडोथीलियल सेल्स जो है वो सिक्रेट करती हैं। सो जब क्लॉटिंग हो रहा होता है, ड्यूरिंग क्लॉटिंग बोथ प्लाज्मिनोजेन एंड टीपीए बाइंड टू द फिब्रिन एंड इनकॉर्पोरेटेड थ्रू आउट द क्लॉट, ठीक है। तो जिस टाइम पे क्लॉटिंग होती है तो प्लाज्मिनोजेन और टीपीए दोनों पहले ही बाइंड कर जाते हैं किस पे, फिब्रिन पे। द बाइंडिंग ऑफ टीपीए टू फिब्रिन इज क्रूशियल बिकॉज टीपीए इज वेरी वीक एंजाइम इन द अब्सेंस ऑफ फिब्रिन, ठीक है। तो फिब्रिन के बिना टीपीए क्या है, एक बहुत ही वीक एंजाइम है, इसीलिए वो पहले ही फिब्रिन पे क्या कर देता है, बाइंड कर जाता है। The presence of fibrin profoundly increase the TPA activity. TPA catalyze the generation of plasmin from plasminogen. तो फिब्रिन खुद मदद करता है किसको, टीपीए को, ताकि वो जनरेट कर सके, यानी प्लाज्मिन को, यानी प्लाज्मिन बना सके फ्रॉम प्लाज्मिनोजेन, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर फैक्टर है टीपीए। तो टीपीए क्या करता है, पहले ही जिस टाइम पे क्लॉट बनना स्टार्ट होता है, क्लॉटिंग हो रहा होता है, उसी टाइम पे फिब्रिन पे बाइंड कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, कमज़ोर है, वो एकदम से प्लाज्मिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा अकेले रहकर, तो वो फिब्रिन के साथ में बाइंड हो जाता है। उसी फिब्रिन के साथ में हमारा प्लाज्मिनोजेन भी बाइंड हुआ रहता है। देन क्या होता है, फिब्रिन मदद करता है टीपीए को ताकि वो प्लाज्मिन बना सके प्लाज्मिनोजेन से। तो जैसे जैसे फिब्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन भी बनता रहता है, और जैसे प्लाज्मिन बनता है आपको पता है फिर वो क्या कर देता है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। So fibrin therefore is an important initiator in fibrinolytic system that lead to their own dissolution। और ये बेचारा अपने खुद का डिसोल्यूशन कर देता है, यानी ये तो टीपीए की मदद कर रहा था, लेकिन टीपीए ने क्या कर दिया, प्लाज्मिन यानी इसके अगेंस्ट जो है प्लाज्मिन फॉर्म करने लग गया, और प्लाज्मिन ने फिर इसका डिसोल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है किसी भी तरीके का तो बता देना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। अगर मैं चैट में क्लियर कर दूं कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी, और अगर आपको फिर से समझना है तो मैं फिर से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट एट द लास्ट आता है एंटी क्लॉटिंग ड्रग। एंटी क्लॉटिंग ड्रग में क्या क्या आता है, सबसे पहले है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या काम करता है, इनिबिट करता है प्लेटलेट साइक्लोजिनेज एक्टिविटी को, ठीक है। प्लेटलेट की जो साइक्लोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी है इसको इनिबिट करता है, देयर बाय इनिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोऑक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। और ये इनिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्रोम्बोऑक्सिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है। तो एस्पिरिन इसमें मदद करता है, तो ये एंटीकोगुलेंट ड्रग है। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोगुलेंट्स एंड हिपैरिन।
इंटरफेयर विद द क्लॉटिंग फैक्टर्स, दे प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA, इसके बारे में हम जानते हैं। इज अ थ्रोम्बोलाइटिंग डिजॉल्व ब्लड क्लॉट एंड आफ्टर दे आर रिमूव्ड। नेक्स्ट आता है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन्स में व्हेन अ क्यूमेरिन सच एज वारफेरिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वारफेरिन हो गया, इज गिवन टू अ पेशेंट, द अमाउंट ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 7, 9, 10 ऑल फॉर्म्ड बाय द लीवर बिगिन टू फॉल। ठीक है, तो जब भी वारफेरिन वगैरह या क्यूमेरिन किसी पर्सन को दिया जाता है तो उसमें जो भी एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है और फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 है, ये सारे के सारे जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी इनका जो है वो फॉल देखने को मिलता है, यानी लीवर जो है वो इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इट इज़ एन एंटागोनिस्ट टू वाइटामिन के। एक्चुअली में ये वाइटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, क्योंकि लीवर देखो, लीवर वाइटामिन के की हेल्प से ही इन सारे फैक्टर को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को, फैक्टर 7, 9, 10 को। ठीक है, अब वाइटामिन के ही नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इट इज़ एंटागोनिस्ट टू वाइटामिन के, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर बाय प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ वाइटामिन के। ये वाइटामिन ए को एक्चुअली में इनहिबिट कर रखा होता है कौन, वारफेरिन। ठीक है, डाइक्यूमेरॉल लोअर द प्लाज्मा थ्रोम्बिन लेवल एंड डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द फैक्टर 7। डाइक्यूमेरिन भी एक और क्यूमेरिन है। ठीक है, डाइक्यूमेरॉल, ये भी जो है प्लाज्मा थ्रोम्बिन को लोअर करता है और फैक्टर 7 की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये सारे थे एंटी क्लॉटिंग ड्रग, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, यानी क्लॉटिंग हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो बता देना। इसके नेक्स्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्लड ग्रुप्स के बाद हम लोग सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं सब पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली चैट करके पूछ सकते हो आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलो गाइस, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।